नियोजन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं। नियोजन प्रक्रिया। देखिए, नियोजन प्रक्रिया में 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट। सबसे पहला उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा विकासशील आधार, तीसरा वैकल्पिक विधियों की पहचान, चौथा सभी विकल्पों का मूल्यांकन। और मूल्यांकन क्यों करा? क्योंकि हम उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना चाहते हैं। छठा पॉइंट योजनाओं को लागू करना, और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा अनुवर्तन, या फिर इंग्लिश में हम इसे फॉलो अप भी बोलते हैं। एक एक करके रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर की सारी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से लिंक करके आप डिटेल वाली वीडियो अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं बेटा। ओके। नियोजन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण। नियोजन का सर्वप्रथम कार्य क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य क्या होते हैं? वे अपेक्षित परिणाम जिन्हें एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्राप्त किया जाता है ना। उद्देश्य बताते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है, और अगर हमें पता हो कि हमें क्या अचीव करना है, अंतिम परिणाम हमें कहाँ तक पहुंचना है, अगर हमें ये क्लियर हो तो हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर आसानी से हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है उद्देश्यों का निर्धारण करना। नियोजन का सबसे पहला कार्य है उद्देश्य का निर्धारण करना। और उद्देश्य क्या? वे अपेक्षित परिणाम, वे अंतिम परिणाम जहां पर कि कोई भी संगठन पहुंचना चाहता है या जिन्हें एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना है। सेकेंड पॉइंट, नियोजन प्रक्रिया का दूसरा चरण है विकासशील आधार, बेसिस। वो आधार, वो आधारभूत चीजें, वो भौतिक चीजें जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे के चरणों को या अपने आगे के विकल्पों को के बारे में चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सोचा है कि हमें प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी में से किसका चुनाव करना है, तो उसमें से एक हमारा विकासशील आधार होगा कि हमारे पास में 5 करोड़ रुपए हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लग रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट तो हम किसी भी हालत में स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पूंजी का हमारा विकासशील आधार हुआ 5 करोड़ या उससे कम। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? विकासशील आधार भविष्य के विषय में वे भौतिक अवधारणाएं, वो फिजिकल चीजें जो हमारे पास मौजूद हैं। हमने कहा हमने चांद पर जाना है, तो चांद पर जाने के लिए हमारे पास में ऐसा रॉकेट या इस तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध होनी चाहिए ना कि हम वहां जा सके। तो वो बेसिस होना चाहिए जिसके आधार पर हम अपने उद्देश्य का निर्धारण करें। ऐसे ही हवा में हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर सकते, हमारे पास एक बेस होना चाहिए। तो विकासशील आधार भविष्य के विषय में वे भौतिक अवधारणाएं हैं जिन पर योजनाएं तैयार की जाती हैं। जैसे कि क्या क्या संसाधन है हमारे पास में, कितनी पूंजी है हम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। ये बेस हमारे पास में होना ही होना चाहिए। तो 2 स्टेप्स, सबसे पहला उद्देश्य का निर्धारण, नंबर 2 विकासशील आधार। अब इस आधार को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि हाँ, कौन कौन से विकल्प हैं जो हमारे पास में मौजूद हैं। स्टेप नंबर 3, वैकल्पिक विधियों की पहचान, यानी कि सारे विकल्पों की पहचान करना कि हाँ, अगर हमारे पास में 5 करोड़ रुपए हैं, तो इस 5 करोड़ में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अंडरटेक कर सकते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया का अगला चरण क्या होता है? उन सभी विकल्पों की पहचान करना जिन्हें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता है, अपने बेस को ध्यान में रखते हुए। चौथा पॉइंट, हमने विकल्पों को पहचान लिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे के सारे हमारी लिमिट में आते हैं। अब हमें क्या करना है? उन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना है, उन्हें इवैल्यूएट करना है। विकल्पों के मूल्यांकन का मतलब क्या है? उसके सकारात्मक और उसके नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करना, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में पता लगाना। विकल्पों की पहचान करना ही काफी नहीं होता, उसके बाद में उन सभी विकल्पों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जा सके। तो 4 स्टेप्स अभी तक हमने पढ़े हैं। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण, नंबर 2 विकासशील आधार, फिर उस आधार को ध्यान रखते हुए विकल्पों की पहचान। सिर्फ पहचान करके बैठ जाना है? नहीं, उनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद में क्या करना है? रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, बेस्ट कौन सा है। तो 5वां पॉइंट है हमारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। तो विकल्पों के मूल्यांकन के बाद सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। उस विकल्प को सर्वोत्तम माना जाता है जो कि सर्वाधिक साध्य, मतलब सबसे ज्यादा फीजिबल हो, जिसको कि अचीव करना सबसे ज्यादा पॉसिबल लग रहा हो, सबसे ज्यादा लाभकारी हो, और कम से कम विपरीत परिणामों वाला हो, यानी कि जिसमें कम से कम विपरीत परिणाम हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, सबसे ज्यादा साध्य हो, फीजिबल हो, अचीवेबल हो। उस प्रोजेक्ट को या उस परियोजना को या उस विकल्प को हमें स्वीकार करना चाहिए। छठा पॉइंट,
योजनाओं को लागू करना। अब इस बात का मतलब क्या है, योजना को लागू करने के लिए इस चरण में प्रबंध के अन्य कार्यों को भी शुरू किया जाता है। हमें लगता है कि ये जो योजना या जो चीज़ भी हमने सोची है, इसको लागू करना है, तो इसको लागू करने के लिए और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा उद्देश्य है कि हम अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, हमें लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, यानी कि हमें संगठन के बारे में सोचना होगा, हमें नियुक्तिकरण के बारे में सोचना होगा, यानी कि हमें प्रबंध के अन्य कार्य का मतलब है नियोजन के अलावा भी बाकी कार्यों के बारे में भी सोचना होगा। तो उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य अधिकतम उत्पादन करना है, तो उसे पूरा करने के लिए संसाधनों का संगठन, नियुक्तिकरण आदि ये सब भी शुरू करना होगा। 7वां और आखिरी पॉइंट नियोजन प्रक्रिया का अनुवर्तन, फॉलोअप। सिर्फ योजना बना के छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना है, हमें साथ-साथ में ये भी देखना है कि योजनाएं लागू की गई हैं या नहीं की गई हैं। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें देखना है कि उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नियोजन के इस अंतिम चरण में यह देखा जाता है कि योजनाएं लागू की गई हैं या नहीं, तथा सभी काम निर्धारित सीक्वेंस में, निर्धारित क्रम में चल रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर हमें उनको निर्धारित सीक्वेंस में चलाने का प्रयास करना चाहिए। तो नियोजन प्रक्रिया के कितने चरण? 7। कौन कौन से? नंबर 1, उद्देश्यों का निर्धारण, वे अपेक्षित परिणाम जिन्हें एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्राप्त करना है। फिर विकासशील आधार, अगर हम अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस बिक्री को बढ़ाने के लिए हम कितना माल कहाँ से खरीद सकते हैं, हम कितनी दर पर ब्याज उधार ले सकते हैं, बाजार की स्थिति क्या है, ये सब विकासशील आधार है। अब हम कोरोना काल में सोचें कि हम अपनी बिक्री को 30% बढ़ा लेंगे, तो हमारा विकासशील आधार ही गलत है। हम इस कोरोना काल में अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा सकते हैं। हम कहें हम टूरिज्म को 50% बढ़ा देंगे, क्या कोरोना काल में हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं? द आंसर इज नो। तो हमें विकासशील आधार, अपने बेसिस को, भौतिक जो उपलब्धियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, और इस आधार पर ही हमें वैकल्पिक विधियों की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन सेलेक्ट करी, ऑप्शन ए बी सी, फिर ऑप्शन ए के पॉजिटिव नेगेटिव देखे, ऑप्शन बी के पॉजिटिव नेगेटिव देखे, ऑप्शन सी के पॉजिटिव नेगेटिव देखे, और उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया। आपने डिसाइड करा कि हम अपनी बिक्री को बढ़ाएंगे, ऑप्शन ए हमारा सबसे अच्छा है। अब इस बिक्री को बढ़ाने के लिए हमें लोगों को नियुक्त करना है, हमें कुछ नए नए स्टोर्स खोलने हैं, तो हम अपने संगठन करा, हमने नियुक्तिकरण करा, यानी कि प्रबंध के अन्य कार्य शुरू किए, वो योजनाओं को लागू करना, और सिर्फ लागू करना नहीं, ये भी देखना कि सारे काम ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं। दोबारा से रिपीट करेंगे, नियोजन प्रक्रिया के कितने स्टेप्स? 7। नंबर 1, उद्देश्य डिसाइड किया, फिर विकासशील आधार, क्या बेस है हमारे पास में, कितनी चीज हमारे हाथ में है, फिर उसके आधार पर अलग अलग विकल्प, फिर विकल्पों का मूल्यांकन, फिर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, फिर योजना को लागू करना, और लास्ट में अनुवर्तन। ओके, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये सब हमने रिवाइज किया है 2020-21 में। कुछ जो हमने अभी डिस्कशन किया था और टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं नियोजन में, जैसे योजनाओं के प्रकार, एकल उपयोग और स्थायी योजनाएं। तो फिलहाल वो 2020-21 में सिलेबस में नहीं है हमारा, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। इन चीज़ों को हम रिवाइज करें। मैंने क्विज अटैच किया है लास्ट में, वो क्विज और क्विज से रिलेटेड उसका सोल्यूशन, वो केस स्टडी ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर, नियोजन का अगला चैप्टर क्या है? संगठन, उसको रिवाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।